चलिए आज की पड़ताल एक बहुत ही बुनियादी लेकिन हैरान करने वाले सवाल से शुरू करते हैं। जीव अपनी नस्ल आगे क्यों बढ़ाते हैं? सोचिए, सांस लेना, खाना खाना, ये सब तो किसी भी जीव के खुद के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन बच्चे पैदा करना ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपनी ढेरों ऊर्जा खर्च करता है, और वो भी एक ऐसे काम के लिए जो उसके खुद के सर्वाइवल के लिए मतलब सीधे तौर पर जरूरी नहीं है। तो फिर ये होता ही क्यों है? ये सवाल ही आप कह सकती हैं इस पूरे विषय की जड़ है। ये ऊर्जा का एक बहुत बड़ा निवेश है। तो सवाल ये नहीं है कि जीव जनन कैसे करते हैं, बल्कि ये है कि प्रकृति ने इतना जटिल और खर्चीला सिस्टम बनाया क्यों। और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है वो जीव विज्ञान का एक अध्याय है जो हमें बताएगा कि जीवन अपनी कॉपी कैसे बनाता है। हमारा मिशन है इस क्यों और कैसे के पीछे का विज्ञान समझना। हम एक सफर पर चलेंगे, सबसे आसान तरीकों से लेकर प्रकृति के सबसे जटिल आविष्कार यानी लैंगिक जनन तक, और देखेंगे कि आखिर प्रकृति ने इतना बड़ा जोखिम उठाया ही क्यों। ठीक है, तो चलिए परत दर परत इसे खोलते हैं। सबसे पहली बात, जब कोई जीव अपनी कॉपी बनाता है तो वो नया जीव बिल्कुल अपने जनक जैसा ही दिखता है। ये कैसे मुमकिन होता है? कोई ब्लूप्रिंट तो होगा जो कॉपी किया जा रहा है। बिल्कुल, वो ब्लूप्रिंट ही सब कुछ है और उसे हम डीएनए कहते हैं। डीएनए? हाँ, डीएनए असल में जीवन की कह सकते हैं एक मास्टर रेसिपी बुक है। रेसिपी बुक? जी, किसी भी जीव को बनाने की पूरी विधि इसी में लिखी होती है। ये रेसिपी कोशिका के कंट्रोल रूम यानी केंद्रक में क्रोमोसोम के अंदर बंद होती है। तो जनन का सबसे बुनियादी काम है इसी रेसिपी बुक की एक फोटोकॉपी बनाना। अच्छा। अगर रेसिपी में जरा सा भी बदलाव हुआ तो बनने वाली चीज भी जाहिर है बदल जाएगी। यहाँ एक दिलचस्प बात है। स्रोत कहता है कि कोई भी प्रक्रिया, खासकर बायोकेमिकल, 100% परफेक्ट नहीं होती। सही है। तो इसका मतलब जब डीएनए की फोटोकॉपी बनती है तो वो एकदम हूबहू नहीं होती, उसमें थोड़ी बहुत गलतियां रह जाती हैं। यही तो सबसे आकर्षक बात है। आप जिसे गलती कह रही हैं, विज्ञान उसे विभिन्नता कहता है, और यही प्रजातियों के बचने का सीक्रेट है। एक मिनट, ये तो थोड़ा अजीब है। हम हमेशा परफेक्शन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं कि डीएनए कॉपी होने में होने वाली गलती ही असल में प्रजाति को बचाती है। तो क्या ये एक तरह का फायदेमंद बग है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये एक फायदेमंद बग है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए ठंडे पानी में रहने वाले बैक्टीरिया का एक झुंड है। ठीक है। अब अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी का तापमान अचानक बढ़ जाए तो ज्यादातर बैक्टीरिया मर जाएंगे। लेकिन जिन कुछ बैक्टीरिया की डीएनए कॉपी में गर्मी सहने वाला बग या विभिन्नता आ गई होगी, वे जिंदा बच जाएंगे। अच्छा। और फिर वे अपनी नस्ल आगे बढ़ाएंगे। इस तरह जो गलती थी वो अब उस प्रजाति का सुरक्षा कवच बन गई। यही विकास का आधार है। तो मतलब सर्वाइवल का सीक्रेट परफेक्शन में नहीं बल्कि छोटी छोटी गलतियों में छिपा है। कमाल है। लेकिन जैसा कि स्रोत बताता है, ये बदलाव बहुत धीरे धीरे होता है। बहुत धीरे। खासकर उन जीवों में जो सिर्फ खुद को कॉपी करते हैं। चलिए पहले उनके तरीकों को समझते हैं, फिर जानेंगे कि प्रकृति को एक तेज तरीका क्यों इजाद करना पड़ा। तो प्रकृति के इस क्लोनिंग टूल किट में क्या क्या है? इस टूल किट में कई आसान और कारगर औजार हैं। इसे अलैंगिक जनन कहते हैं, यानी जहां सिर्फ एक ही जनक काफी है। सबसे पहला और आसान तरीका है विखंडन। विखंडन मतलब बस 2 हिस्सों में बढ़ जाना। जैसे अमीबा, वो किसी भी एंगल से खुद को 2 में बांट लेता है। समझिए सेल पे Ctrl+C, Ctrl+V कर दिया। हाँ, अच्छा। लेकिन कुछ जीवों में थोड़ी नजाकत होती है, जैसे लीशमीनिया, जिससे काला आजार की बीमारी होती है। अच्छा। उसके शरीर के एक सिरे पर पूंछ जैसी संरचना होती है, तो वो एक तय एंगल से ही बढ़ता है। और मलेरिया फैलाने वाला प्लाज्मोडियम तो और भी एडवांस है। वो एक साथ कई बच्चों में बढ़ जाता है, जिसे बहुखंडन कहते हैं। तो ये तो हो गया सिंगल सेल वालों का तरीका। लेकिन वो जीव थोड़े बड़े हैं पर बहुत जटिल नहीं है। उनमें क्या होता है? सरल बनावट वाले बहुकोशिकीय जीवों में खंडन होता है। खंडन? हाँ। जैसे स्पाइरोगायरा नाम का शैवाल, जब वो बड़ा हो जाता है तो बस कुछ टुकड़ों में टूट जाता है और हर टुकड़ा एक नया स्पाइरोगायरा बन जाता है। लेकिन ये तरीका हम जैसे जटिल जीवों में काम नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे हाथ, पैर, दिल, दिमाग सब अपनी अपनी जगह पर हैं। सिर्फ टुकड़ा में टूटने से काम नहीं चलेगा। और एक तरीका है पुनर्जनन। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। मतलब आप एक जीव को काट दें और उसके हर टुकड़े से एक नया पूरा जीव बन जाए। हाँ, कुछ वैसा ही। ये काम कैसे करता है? क्या उनमें कोई सुपर पावर वाली कोशिकाएं होती हैं?
एक तरह से कह सकते हैं कि उनमें सुपर पावर वाली कोशिकाएं ही होती हैं। प्लानेरिया और हाइड्रा जैसे जीवों में कुछ खास कोशिकाएं होती हैं जो बहुत तेजी से विभाजित होकर किसी भी तरह की कोशिका या ऊतक में बदल सकती हैं। अच्छा। तो अगर आप उन्हें काट भी दें तो हर टुकड़ा इन कोशिकाओं का इस्तेमाल करके अपने खोए हुए हिस्सों को दोबारा बना लेता है। लेकिन ये जनन का मुख्य तरीका तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी जीव अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए काटे जाने का इंतजार नहीं करता। आपने हाइड्रा का जिक्र किया। स्रोत के मुताबिक उसके पास एक और ट्रिक है जिसे मुकुलन कहते हैं। मतलब उसके पास खुद को कॉपी करने के दो तरीके हैं। ऐसा क्यों? हाँ, हाइड्रा उन्हीं सुपर पावर वाली कोशिकाओं का इस्तेमाल एक और ज्यादा व्यवस्थित तरीके से करता है। उसके शरीर पर एक छोटा सा उभार यानी मुकुल निकलता है जो धीरे धीरे एक नन्हे हाइड्रा में बदल जाता है और बड़ा होने पर अपने जनक से अलग हो जाता है। अच्छा, तो ये पुनर्जनन से ज्यादा प्लान्ड तरीका है। हाँ, कम जोखिम वाला। पौधों में भी तो कुछ ऐसा ही होता है जिसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। मुझे याद है बचपन में गुलाब की कलम लगाना, वो भी तो यही हुआ ना? बिल्कुल, ये पौधों की सीक्रेट क्लोनिंग सुपर पावर है। जड़, तना या पत्ती से ही पूरा नया पौधा उगा लेना। और इसके फायदे भी होंगे? हाँ, बहुत। इस तरह उगाए गए पौधे बीज से उगने वालों के मुकाबले जल्दी फल और फूल देने लगते हैं। केला, संतरा, गुलाब जैसे पौधे जो बीज बनाने की क्षमता खो चुके हैं, उनके लिए तो ये वरदान है। ब्रायोफिल्म नाम का पौधा तो और भी कमाल है। उसकी पत्ती के किनारों पर ही नन्हे नन्हे पौधे उगाते हैं। और एक आखिरी तरीका है बीजाणु समासंग, जैसे ब्रेड पर लगने वाली फफूंद। हाँ, राइवोपस यानी ब्रेड की फफूंद। वो धागे जैसी दिखती है, लेकिन उसके ऊपर छोटे छोटे गुच्छे होते हैं जिन्हें बीजाणुधानी कहते हैं। बीजाणुधानी, ये असल में छोटे छोटे बीजाणुओं के पैकेट हैं। इन बीजाणुओं पर एक मोटी मजबूत दीवार होती है जो उन्हें खराब हालात में बचाती है। ये हवा में उड़ते रहते हैं और जैसे ही इन्हें नमी वाली जगह जैसे कि ब्रेड मिलती है, ये उगना शुरू कर देते हैं। तो ये मुश्किल समय में जिंदा रहने और फैलने का एक शानदार तरीका है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्लोनिंग टूलकिट बहुत कारगर है, सीधा साधा है और इसमें ऊर्जा भी कम लगती है। लेकिन जैसा हमने शुरू में बात की, इसमें फायदेमंद बग्स यानी विभिन्नता बहुत धीरे धीरे आती है। बहुत धीमी प्रक्रिया है। और यहीं से कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। प्रकृति को एक तेज तरीका चाहिए था, तो उसने लैंगिक जनन का आविष्कार क्यों किया जो इतना जटिल, जोखिम भरा और खर्चीला है? इसका सिर्फ एक ही बड़ा कारण है, विभिन्नता को फास्ट ट्रैक करना। फास्ट ट्रैक करना? हाँ, अलैंगिक जनन में विभिन्नता के लिए डीएनए कॉपी की गलती का इंतजार करना पड़ता है। लैंगिक जनन में दो अलग-अलग जीवों की रेसिपी बुक्स को मिलाया जाता है। इससे जो नई रेसिपी बनती है, उसमें दोनों की खूबियां होती हैं और विभिन्नताओं के एकदम नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। और ये नए कॉम्बिनेशंस प्रजाति को बदलते माहौल में जिंदा रहने के बेहतर मौके देते हैं। बिल्कुल। लेकिन रुकिए, इसमें एक बहुत बड़ी लॉजिकल समस्या है। क्या? अगर आप दो पूरी रेसिपी बुक्स को मिला देंगे तो नई पीढ़ी के पास 2 गुनी जानकारी हो जाएगी, फिर अगली पीढ़ी के पास 4 गुनी। ऐसे तो कुछ ही पीढ़ियों में कोशिका का पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। ये एक शानदार सवाल है और प्रकृति का समाधान भी उतना ही शानदार है। उसने इसका हल निकाला खास आधी कॉपी वाली कोशिकाएं बनाकर। आधी कॉपी? जी, शरीर की सामान्य कोशिकाओं के मुकाबले इन खास जनन कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा ठीक आधी होती है। ये अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस नाम की एक प्रक्रिया से होता है। नर में इन आधी कॉपी वाली कोशिकाओं को शुक्राणु यानी स्पर्म कहते हैं और मादा में अंडाणु यानी एग। और इन आधी कॉपी वाली कोशिकाओं में भी फर्क होता है ना? हाँ, आमतौर पर नर युग्मक यानी स्पर्म छोटा और गतिशील होता है। उसका काम होता है मादा युग्मक तक पहुंचना। मतलब एक डिलीवरी ड्रोन की तरह? हाँ, एक छोटे तेज डिलीवरी ड्रोन की तरह जिसका एक ही मिशन है। और मादा युग्मक यानी अंडा बड़ा होता है और उसमें शुरुआती विकास के लिए पोषक तत्वों का भंडार होता है। वो हुआ मंजिल पर रखा हुआ पैकेज। बिल्कुल, जिसमें आगे के सफर के लिए सारा सामान पहले से मौजूद है। और ये पूरी कहानी हमें हमारे अपने शरीर तक ले आती है। तो इंसानों में ये जटिल सिस्टम कैसे काम करता है? इंसानों में शरीर इस प्रक्रिया के लिए यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी के दौरान तैयार होता है। ये वो दौर है जब शरीर की सामान्य ग्रोथ धीमी हो जाती है और जनन ऊतक परिपक्व होने लगते हैं। समझिए कि शरीर का रिप्रोडक्टिव हार्डवेयर बूट अप हो रहा है। इस दौरान लड़की और लड़कियों दोनों में कुछ कॉमन बदलाव आते हैं। हाँ, जैसे कुछ नए हिस्सों में बाल उगना और त्वचा का तैलीय होना। और कुछ बदलाव ऐसे भी हैं जो लड़के और लड़कियों में अलग अलग होते हैं।
जो उन्हें लैंगिक जनन के लिए तैयार करते हैं। बिल्कुल। लड़कियों में स्तनों का विकास होता है और मासिक धर्म शुरू हो जाता है। लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगती है और आवाज भारी हो जाती है। ये सब संकेत हैं कि शरीर अब जनन की प्रक्रिया के लिए तैयार हो रहा है। जी चलिए इन सिस्टम्स को थोड़ा और समझते हैं। पहले पुरुषों के जनन तंत्र की बात करते हैं। जरूर। पुरुष जनन तंत्र का मुख्य काम है शुक्राणु यानी स्पर्म बनाना और उन्हें सही जगह तक पहुंचाना। स्पर्म वृषण यानी टेस्टीज में बनते हैं। ये शरीर के बाहर एक थैली जिसे स्क्रोटम कहते हैं में होते हैं। शरीर के बाहर क्यों? इसका कोई खास कारण है? हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। स्पर्म बनाने के लिए शरीर के सामान्य तापमान से करीब 2 से 3 डिग्री कम तापमान चाहिए होता है। अच्छा, तो ये एक तरह का डेडिकेटेड कूलिंग सिस्टम है। जैसे किसी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर के प्रोसेसर को ठीक से काम करने के लिए ठंडा रखना पड़ता है, वैसा ही कुछ। बिल्कुल सही एनालॉजी है। यही टेस्टीज टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन भी बनाते हैं, जो लड़कों में प्यूबर्टी के दौरान होने वाले बदलावों के लिए जिम्मेदार हैं। ये बने हुए स्पर्म एक लंबी ट्यूब शुक्र वाहिनी से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में कुछ ग्रंथियां एक तरल पदार्थ बनाती हैं जो स्पर्म को पोषण देता है और उनके सफर को आसान बनाता है। और महिलाओं के जनन तंत्र का क्या? महिला जनन तंत्र के 3 मुख्य काम हैं: अंडे बनाना, स्पर्म को ग्रहण करना और अगर निषेचन हो जाए तो भ्रूण को विकसित होने के लिए जगह और पोषण देना। अंडे अंडाशय यानी ओवरीज में बनते हैं। हर महीने एक अंडा परिपक्व होकर ओवरी से निकलता है और एक ट्यूब, जिसे फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, से होते हुए गर्भाशय यानी यूट्रस तक का सफर तय करता है। तो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ और कैसे होता है, और उसके बाद बच्चे को पोषण कैसे मिलता है? ज्यादातर निषेचन इसी फेलोपियन ट्यूब में होता है। जब स्पर्म अंडे से मिलता है तो निषेचित अंडा विभाजित होना शुरू कर देता है और एक भ्रूण बनाता है। ये भ्रूण गर्भाशय की दीवार में जाकर स्थापित हो जाता है। और पोषण के लिए? जहां तक पोषण की बात है, उसके लिए कमाल का अंग विकसित होता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा, ये कैसे काम करता है? तो प्लेसेंटा एक तरह से भ्रूण के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम और जोमेटा दोनों का काम करता है। अच्छा। और ग्लूकोज जैसे जरूरी पोषक तत्वों की डिलीवरी करता है और बदले में बच्चे के शरीर से निकलने वाले वेस्ट को बाहर ले जाता है। ये एक अद्भुत जैविक इंजीनियरिंग का नमूना है। और अगर अंडे का निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। गर्भाशय हर महीने एक संभावित गर्भावस्था के लिए एक तैयारी करता है। उसकी अंदरूनी परत मोटी और पोषक तत्वों से भरपूर हो जाती है ताकि अगर भ्रूण आए तो उसे सहारा दे सकें। मतलब गर्भाशय हर महीने एक मेहमान के लिए एक आलीशान कमरा तैयार करता है। बिल्कुल। लेकिन जब कोई मेहमान यानी निषेचित अंडा नहीं आता तो उस कमरे की जरूरत नहीं रहती। तब शरीर उस पूरी तैयारी को धीरे धीरे तोड़कर रक्त और श्लेष्मा के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। इसी प्रक्रिया को मासिक धर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। जी, ये चक्र लगभग हर महीने दोहराया जाता है। ये समझना जरूरी है कि शारीरिक रूप से परिपक्व होने का मतलब ये नहीं है कि कोई मानसिक या भावनात्मक रूप से भी तैयार है। जनन स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल। यौन क्रिया के कुछ स्वास्थ्य परिणाम ही हो सकते हैं जिन पर विचार करना जरूरी है। कई रोग यौन संबंध बनाने से फैल सकते हैं, जिन्हें यौन संचालित रोग कहते हैं। जैसे? इनमें गोनोरिया और सिफिलिस जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन और HIV एड्स जैसे वायरल इन्फेक्शन शामिल हैं। साथ ही अनचाहे गर्भ की संभावना भी होती है। तो गर्भधारण से बचने के क्या उपाय हैं, जैसा कि स्रोत में बताया गया है? इसके लिए कई तरीके हैं, जिन्हें गर्भ निरोधक कहते हैं। इनके पीछे अलग अलग रणनीतियां हैं। एक है यांत्रिक बाधा, जैसे कंडोम का इस्तेमाल, जो स्पर्म को अंडे तक पहुंचने से रोकता है। इसका एक और बड़ा फायदा यह है कि ये कई यौन संचारित रोगों से भी बचाता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा तरीका है शरीर के हार्मोनल संतुलन में बदलाव करना। ये गोलियों के रूप में ली जाती हैं जो अंडे को निकलने से ही रोक देती हैं। इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इनके अलावा कुछ उपकरण भी हैं, जैसे कॉपर टी। जी, जिसे गर्भाशय में लगाया जाता है। और अंत में सर्जिकल तरीके भी हैं, जिनमें पुरुष की शुक्रवाहिकाओं को या महिला की फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि स्पर्म और एग मिल ही ना सकें। हमारे स्रोत में एक बहुत ही गंभीर सामाजिक मुद्दे का भी उल्लेख है, अवैध लिंग चयनात्मक गर्भपात। हाँ, ये एक चिंता का विषय है। स्रोत बताता है कि जन्म से पहले लिंग का पता लगाना कानूनन अपराध है। फिर भी कुछ लोग अवैध रूप से कन्या भ्रूण का गर्भपात करा देते हैं। और इसकी वजह से समाज के कुछ हिस्सों में लिंगानुपात, हाँ, यानी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या खतरनाक स्तर तक गिर गई है।
एक स्वस्थ समाज के लिए ये संतुलन बहुत जरूरी है। तो आज हमने जनन के क्यों से शुरू करके बैक्टीरिया के सरल कॉपी पेस्ट से लेकर इंसानों के जटिल आनुवंशिक लॉटरी तक का सफर तय किया। हमने समझा कि जीवन अपनी निरंतरता कैसे बनाए रखता है, और हमने देखा कि इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में एक ही चीज है, संतुलन। इतना संतुलन कि जो काम कर रहा है वो बना रहे, और इतनी विभिन्नता कि बदलते वक्त के साथ प्रजाति जिंदा रह सके। ये स्थिरता और बदलाव के बीच का एक खूबसूरत नृत्य है। और ये चर्चा हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमने ये पता लगाया कि प्रजनन के माध्यम से आबादी कैसे बढ़ती है, लेकिन स्रोत एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। जब हम समाज में गरीबी या खराब जीवन स्तर देखते हैं, तो क्या इसकी असली वजह लोगों की बढ़ती संख्या है, या फिर हमारे पास जो संसाधन है उनका असमान वितरण? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को मंथन करना चाहिए।